बारिश की बूंदें धीमी धीमी टपक रही थीं। सड़क की मिट्टी की महक और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। राजीव अपने परिवार के साथ कार में बैठा हुआ पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था। वह हवेली उसे और उसकी पत्नी अनामिका को वर्षों पहले उनके दादा से मिली थी। अब उनका सपना था कि वह हवेली खरीदकर इसे एक आरामदेह जगह में बदल दें। पर जैसे ही कार ने हवेली के विशाल लोहे के गेट को पार किया, राजीव को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का आकार विशाल था, लेकिन कुछ तो था जो असामान्य लग रहा था। खिड़कियों में लगे शीशे अजीब तरह से चमक रहे थे, जैसे उनमें किसी की निगाहें बस रही हों। राजीव, यह जगह थोड़ी डरावनी लग रही है, अनामिका ने धीरे से कहा। बस शुरुआत है, कुछ नहीं, राजीव ने उत्तर दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की नर्वसनेस थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही पुराने फर्श की चरमराहट ने बच्चों आरव और सिया को डराया। उन्होंने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। पहला रहस्य। रसोई के पास एक लंबा और मोटा शीशा दीवार पर टंगा हुआ था। वह शीशा किसी सामान्य शीशे जैसा नहीं था। उसकी सतह कुछ अजीब थी, हल्की दाग और धुंधली परछाइयों से भरी हुई। आरव ने उसे छूने की कोशिश की, और जैसे ही उसकी उंगली शीशे को छुई, वह अचानक हिलने लगा। क्या हुआ? सिया ने चिल्लाया। कुछ नहीं, राजीव ने कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन बच्चों के लिए यह बस मजाक नहीं था। शीशे में उनके चेहरे कुछ अलग दिख रहे थे, जैसे उनकी परछाई ने अलग रूप ले लिया हो। पहली परछाई। आरव ने देखा कि शीशे में उसका चेहरा, उसका गला कटा हुआ दिख रहा था। माँ, मुझे कुछ अजीब दिखाई दे रहा है, वह डर के मारे कांपते हुए बोला। अनामिका ने शीशे की तरफ देखा। पहली रात के बाद हवेली का माहौल और भी भयावह लगने लगा। बारिश ने थमने का नाम नहीं लिया, और हवेली के पुराने दरवाजों से हवा की सीटी की आवाजें आ रही थीं। राजीव ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस बड़े शीशे की ओर जाती थीं, जिसमें बच्चों ने पहले डरावना प्रतिबिंब देखा था। आरव, सिया, तुम दोनों स्कूल की किताबें ले आओ, मैं रसोई की चीजें व्यवस्थित करता हूँ, अनामिका ने धीरे कहा, लेकिन उसकी आवाज में चिंता साफ सुनाई दे रही थी। बच्चे अपने कमरे में गए, लेकिन शीशों से परछाइयों की हल्की हल्की हलचल अब उन्हें और डराने लगी। पहला संकेत, शीशे का रहस्य। आरव ने देखा कि अपने कमरे के छोटे शीशे में उसका चेहरा बदल रहा है। पहले वह सामान्य था, फिर अचानक उसके चेहरे पर गहरे कट और जलने के निशान उभर आए। वह चीखा, माँ, देखो, देखो मेरा चेहरा। अनामिका दौड़कर आई और शीशे को देखा। उसकी भी सांस रुक सी गई। शीशे में उसका चेहरा, जिसकी वह पहचान करती थी, अब कफन में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा। राजीव ने शीशे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ शीशे से छूते ही ठंडा पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई हाथ उनके हाथ से पकड़ रहा हो। अजीब घटनाएं। तभी हवेली के दूसरे हिस्से में हल्की सी आहट हुई। सभी वहां पहुंचे, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर अचानक छोटे शीशे में हल्की आवाज सुनाई दी। तुम सबको देखा जा रहा है। बच्चों की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। राजीव और अनामिका ने बच्चों को पकड़कर अलग अलग कमरों में छिपाया। शुरुआत में यह सब किसी मानसिक भ्रम की तरह लग रहा था, लेकिन शीशों में दिखने वाले चेहरे और उनके साथ घट रही घटनाएं यह साबित कर रही थीं कि यह कोई साधारण भ्रम नहीं था। दूसरी रात, डर और सस्पेंस बढ़ता है। अगली रात हवेली में अजीब घटनाएं लगातार बढ़ने लगीं। रसोई में बर्तन खुद हिल रहे थे। पुराने झाड़ू अचानक कमरे में उड़ रहे थे। बच्चों के कमरे के शीशे रात में हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। आरव। अगली सुबह हवेली की नमी और ठंडक पहले से भी अधिक घनी लग रही थी। रात की घटनाओं ने पूरे परिवार को थका दिया था। राजीव ने बच्चों को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह खुद अपने डर से लड़ रहा था। आरव और सिया अभी भी अपनी पिछली रात के भय से कांप रहे थे। पापा, शीशे में मेरी परछाई फिर से हिल रही थी, आरव धीरे से बोला। राजीव ने उसे पकड़ते हुए कहा, आरव, अब हमें इस रहस्य का सामना करना पड़ेगा। यह सिर्फ डर नहीं है। पहला शापित संकेत, आरव का सामना। आरव अपने कमरे में वापस गया।
उसने देखा कि शीशे में उसका चेहरा अब और अधिक डरावना हो गया है, उसकी आंखें खाली और चेहरे पर गहरे कट निशान। तभी शीशे की सतह से हल्की आवाज आई, तुम्हारा समय आ गया है। आरव डर के मारे पीछे हट गया। तभी शीशा अचानक टूटा और उसकी परछाई कमरे में निकल आई। आरव चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन उसके पैर फिसल गए। राजीव दौड़े और उसे पकड़ा, लेकिन उसने महसूस किया कि आरव का हाथ ठंडा और कठोर हो गया था, मानो उसका शरीर धीरे धीरे जीवित नहीं रह रहा हो। सिया का डर और अजीब घटनाएं। सिया अपने कमरे में बंद थी। उसका शीशा अचानक चमक उठा और उसमें उसकी परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। सिया, पीछे हटो, राजीव ने चेतावनी दी। लेकिन तभी शीशे से एक हाथ निकला और सिया की चोटी पकड़ने लगा। सिया जोर जोर से रोने लगी। अनामिका दौड़ी और बच्चे को खींचकर बाहर ले आई। लेकिन हवेली में अब सब कुछ बदल गया था। कमरे अपने आप बंद और खुल रहे थे। दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही थीं। हवेली का डरावना खेल। राजीव ने महसूस किया कि हवेली ने उन्हें फंसाया है। हर शीशा अब परिवार की मौत दिखा रहा था। बड़े शीशे में अनामिका की परछाई धीरे धीरे जल रही थी। छोटे शीशों में बच्चों की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। राजीव का चेहरा खुद शीशे में अजीब रूप ले रहा था, जैसे उसके जीवन की परछाई उसे चेतावनी दे रही हो। वे परिवार के सभी सदस्य हॉल में इकट्ठा हुए। हवेली की दीवारों से आवाजें आती रहीं, कोई नहीं बचेगा, सब परछाइयों के साथ जाएंगे। पहला नुकसान, आरव की मृत्यु। राजीव ने बच्चों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशे की परछाई आरव के पास पहुंच गई। आरव चीखता रहा, लेकिन परछाई ने उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचा। उसकी चीखें हवेली में गूंज रही थीं। राजीव और अनामिका कुछ नहीं कर पाए। आरव का शरीर अचानक ठंडा। हवेली अब युद्ध भूमि बन चुकी थी। राजीव का शव फर्श पर पड़ा था और उसके चेहरे पर वही डरावना भाव जम चुका था जो उसने शीशे में अपनी मौत देखते समय देखा था। अनामिका की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं था। उसके सामने थी उसकी नन्ही बेटी सिया, जो अब भी कांप रही थी और बार बार कह रही थी, मम्मी, पापा क्यों नहीं उठ रहे? हमें यहाँ से ले चलो। अनामिका ने उसे सीने से लगा लिया। उसके मन में डर और गुस्सा दोनों उमड़ रहे थे। अगर इस शीशे ने मेरे पति और बेटे को निगल लिया है, तो अब मैं इसे खत्म करके ही जाऊंगी। ग्रंथ का रहस्य। राजीव के हाथ से गिरा हुआ पुराना ग्रंथ अब भी फर्श पर पड़ा था। अनामिका ने उसे उठाया। पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक जगह पर रुक गए। उसमें लिखा था, यह श्राप तभी खत्म होगा जब उस स्त्री की आत्मा, जिसने इसे बनाया, दोबारा उसी अग्नि में समा जाएगी जिसमें उसका शरीर जला था। अनामिका ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। ठीक है, अगर यही तरीका है, तो मैं यह आग जलाकर रहूंगी। जादूगरनी का आगमन। जैसे ही उसने ग्रंथ बंद किया, हवेली की दीवारें गूंज उठीं। टूटा हुआ शीशा अपने आप जुड़ने लगा और उसमें से वही औरत बाहर आई। झुलसा चेहरा, राख से सना शरीर और आंखों में जलती हुई नफरत। उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, तुम्हारा पति भी मेरे हाथ से बच न सका, अब तुम्हारी बारी है। सिया डरकर चीखने लगी। अनामिका ने उसे पीछे धकेला और बोली, तू चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। आग की तैयारी। अनामिका ने कमरे के कोनों से टूटे हुए फर्नीचर, पुराने पर्दे और लकड़ियां इकट्ठा कीं। उसने माचिस जलाई। लौ छोटी थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। जैसे ही उसने लकड़ियों को आग पकाई, हवेली चीख उठी। छत से धूल जड़ने लगी और परछाइयां चारों तरफ से हमला करने लगीं। काली आकृतियां सर्प की तरह रेंगकर सिया को पकड़ने लगीं। सिया जमीन पर गिर पड़ी और चीखी, माँ, मुझे बचाओ। अनामिका ने आग की मशाल उठाई और उन परछाइयों पर झोंक दी। धुआं और चिंगारियां फैल गईं और परछाइयां पीछे हट गईं। अंतिम टकराव। जादूगरनी और भी उग्र हो गई। उसकी आवाज हवेली में गूंजने लगी, आग मुझे नहीं रोक सकती, तुम्हें भी राख में मिला दूंगी। वह शीशे के पास गई और उसमें से निकलती ऊर्जा से अनामी। हवेली की पुरानी लकड़ियां और टूटा फर्नीचर अब भस्म हो चुके थे। आग की तेज लपटें पूरे हॉल में फैल चुकी थीं।
धुआं इतना घना था कि वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अनामिका ने सिया को अपने सीने से कसकर थामा। अब सब खत्म करना होगा, अभी, उसने खुद से कहा। सिया कांपते हुए माँ से बोली, मम्मी, हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? अनामिका ने उसके सिर को थपथपाया। हाँ बेटा, बस मुझे थोड़ा हिम्मत देना। हम अब इस हवेली के डर को जला देंगे। शीशे और जादूगरनी। बीच हॉल में शीशा अब आग में झुलस रहा था। उसमें से जादूगरनी की परछाई बाहर निकल रही थी, मानो आग उसके शरीर को और भी शक्ति दे रही हो। उसकी झुलसी हुई आंखें और राख से सना चेहरा आग में चमक रहा था। वह चीखती हुई बोली, तुम मुझे नहीं हराओगी, मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। अनामिका ने मशाल उठाई और सीधे शीशे पर फेंक दिया। लपटें तेज हो गईं। शीशा चटककर बिखर गया। अनामिका और सिया का संघर्ष। परछाइयाँ चारों ओर से उन पर हमला कर रही थीं। सिया डरकर रोती रही, मम्मी, मुझे मत छोड़ो। अनामिका ने उसे पीछे धकेला और खुद आग के पास झुकी। वह हर परछाई को मार रही थी। मशाल के हर झोंके से धुआं और चिंगारियां फैल रही थीं। जादूगरनी चीख रही थी, आग मुझे नहीं रोक सकती, तुम भी जलेगी। अनामिका ने आह भरते हुए कहा, अगर मुझे जलाना है तो पहले तुझे ही राख में बदलना पड़ेगा। हवेली का विनाश। लपटें तेजी से फैल गईं। दीवारों की लकड़ियां गिरने लगीं। शानदार झूमर और पुराने पर्दे जलकर राख हो गए। शीशा पूरी तरह टूट गया। जादूगरनी की परछाई आग में घुल गई और चीखें धीरे धीरे रुक गईं। अनामिका ने सिया को पकड़कर दरवाजे की ओर भागा। पीछे हवेली की विशाल छाया पूरी तरह लपटों में समा गई। श्राप का अंत। जादूगरनी की आत्मा अब राख में बदल चुकी थी। शीशे के टुकड़े लावा में बह गए। हवेली का हर कोना जलकर राख हो गया। अनामिका ने पीछे मुड़कर देखा। राजीव और आरव की परछाइयां क्षण भर के लिए सामने आईं।